वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नेताओं का पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेज दिया है और इनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार समेत 10 नाम शामिल हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव प्रस्तावित है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अब 46 और वहीं कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। और वहीं सूत्रों का यह कहना है कि पार्टी हाईकमान पैनल से इतर भी प्रत्याशी घोषित कर सकता है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उत्तराखंड से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का नाम पैनल में शामिल नहीं है और माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में उनके बेटे और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के शामिल होने से वो रेस से बाहर हुए हैं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष ज्योति गैरोला, बीजेपी अनुशासन समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केदार जोशी और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कल्पना सैनी, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्यामवीर सैनी, पूर्व विधायक आशा नौटियाल, राष्ट्रीय SC/ST आयोग की पूर्व सदस्य स्वराज विद्वान और पार्टी के 10 नेताओं के नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं। पार्टी संसदीय बोर्ड पर इस पर अंतिम फैसला लेगी। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का कि उन्होंने मेरा नाम इस सूची के लिए भेजा है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, पार्टी को निर्णय करना है। प्रदेश ने नाम रिकमेंड किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और कालू सिद्ध बाबा मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भंडारे और यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है कि चुनाव में भारी बहुमत से मिली जीत की सिद्धि के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। कालू सिद्ध बाबा का आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहता है। कालू सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है और विगत विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर गई और हमारे ब्रजभूषण गैरोला जी माननीय विधायक बने यहाँ से। तो एक इच्छा थी कि कार्यकर्ताओं ने एक बार इतने जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर आज ये भंडारे का आयोजन किया गया। सबको, सबके मंगल के लिए, सबके शुभ के लिए इस कामना के साथ भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया। सुबह हवन का भी आयोजन किया गया था। कालू सिद्ध बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, पूरे प्रदेशवासियों पर बना रहे, यही हमारी कामना है। और वहीं देहरादून में विश्व संवाद केंद्र में नारद जयंती के मौके पर नारद पुरस्कार दिया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विश्व संवाद केंद्र ने उत्तराखंड के विभिन्न पत्रकारों को भी सम्मानित किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जिनका जन्म मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता अक्सर हम लोग इसको पश्चिमी जगत और पश्चिमी ज्ञान परंपरा से ही जोड़ते हैं, परंतु वह मूल रूप से भारतीय जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास में किस प्रकार संबंधित है और उसका मूल स्रोत कहाँ से है। नारद जयंती जैसे यह कार्यक्रम उसको रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है तो अपने तंत्र में स्व का आभास बहुत आवश्यक है और बौद्धिक और पत्रकारिता के प्रतिष्ठान में भी स्व का वह तत्व जो कहीं लोप होता चला जा रहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में की जा रही कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत दे दी है। इस फैसले के तहत अब जल्द ही देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जाएगी। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कम हुई है, तो वही डीजल 7 रुपये कम हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा है,
इसके बावजूद केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया है। आप संसद में रक्षा, ऊर्जा, नैतिकता और लोक लेखा समिति। देखिए, इस समय दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रही है। भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है, और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ी हुई है। इंग्लैंड में 10% के आसपास है। अमेरिका से हम लौट के आए, फूड इन्फ्लेशन 9.5% के आसपास है। तो इस दुर्धर्ष परिस्थिति में भी जनता को कैसे राहत दी जा सके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उदारता के साथ यह परिचय दिया है। चूंकि अब 2014 अक्टूबर के बाद पेट्रोल या डीजल पर सरकार मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकती, केवल एक ही तरीका है कि वो अपने टैक्स को कम कर दे। तो एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करके उन्होंने इस परिस्थिति में जनता को राहत देने का यह कार्य किया है। और पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक रविवार को मौसम ने करवट बदली। मसूरी में हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी के आसपास के पर्यटक स्थल जो है धनौल्टी, कैंपटी फॉल, लाल टिब्बा में बारिश होने के बाद से मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका लगातार पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। जानकारी दे दें कि इन दिनों निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोगों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों का रुख किया जा रहा है। ऐसे में मसूरी में अचानक बारिश के बाद तापमान में गिरावट होने के बाद से मौसम काफी ठंडा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मसूरी में बदलते मौसम का देश विदेश में मसूरी आ रखे पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून एयरपोर्ट पर वीआईपी कल्चर से दूर एक आम आदमी के रूप में नजर आए। वहीं उन्होंने सामान्य यात्री की तरह इकोनॉमी क्लास में दिल्ली तक का हवाई सफर पूरा किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के साथ बातचीत कर अपना अनुभव साझा किया। और केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने केदारनाथ धाम में ओपीडी शुरू कर दी है, जिसमें हर रोज 1000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके शुक्ला ने बताया कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग पर 12 स्वास्थ्य इकाइयां संचालित हैं, जिसमें श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केदारनाथ धाम में संचालित ओपीडी हॉस्पिटल में अभी तक 30,802 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। हॉस्पिटल में सांस की दिक्कत होने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं, जिनका लाभ श्रद्धालु ले रहे हैं। और वहीं उधम सिंह नगर के किच्चा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी दे दें कि पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पास से नशे के इंजेक्शन, दवाइयां और कैप्सूल बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि नशे की तस्करी की चैन को तोड़ने के लिए पुलिस की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इस पर पुलिस के द्वारा 2 तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक जागरूकता अभियान चला करके इसकी डिमांड को कम किया जा रहा है और साथ में इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसी में हमारी टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी। तो इसमें कोतवाली इंस्पेक्टर और एसएसआई किच्छा के नेतृत्व में इनको बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक नशे के बड़े तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली इंजेक्शन, कैप्सूल और टैबलेट की खेप मिली है। इसमें लगभग 122 इंजेक्शन है, 1000 से अधिक इसमें टैबलेट्स हैं और लगभग 200 कैप्सूल हैं इसमें। और रामनगर में रिवर ट्रेनिंग की यार्ड में चल रहे अवैध खनन पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने पुलिस की टीम को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अवैध खनन पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि अब वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम मिलकर
इस तरीके से हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करेगी। ग्रामीणों की तरफ से हो रही शिकायत पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अवैध खनन भी किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस की टीम इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। उसमें देखिए दोनों टीमें हैं, जो हमारी फॉरेस्ट की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इनको संयुक्त रूप से काम करना होगा। और अवैध खनन के मामले में आप लोग को पता ही है, जहाँ एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना, उसमें संयुक्त टीम अब लगातार कार्रवाई करेगी। और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई। विधिवत अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं और वहीं गुरुद्वारा कमेटी की ओर से हेमकुंड साहिब में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। कोरोना महामारी के बाद 2 सालों के बाद से अपने समय पर शुरू हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज गुरु साहब की बहुत कृपा रही है कि हजारों में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बहुत दूर दूर से आके गुरु साहब के दर्शन किए और बहुत सेवा की। अपने तन मन धन से संगतों ने श्री हेमकुंड साहब आकर के बहुत सेवा की, गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त की। और गुरुद्वारा साहब में श्री पाठ साहब सुन के, कीर्तन सुन के, सरोवर में स्नान करके गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे आपको लिए चलते हैं मझगांव देवीपुरा में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चंपावत जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खटीमा से चंपावत जाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मझगांव देवीपुरा में उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जाएगा। गर्मजोशी के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे। तो सीधी तस्वीरें खटीमा से चंपावत जाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं। मझगांव देवीपुरा में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खटीमा से चंपावत के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और मझगांव देवीपुरा में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और भारत माता की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और साथ ही सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम नागरिक यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और जनसंपर्क कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मझगांव देवीपुरा में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तो चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। लगातार जनता को साधने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और खटीमा से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये सीधी तस्वीरें
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और सीएम धामी का जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसको संबोधित करने के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं खटीमा से। मझगांव देवीपुरा में स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है जिसमें उत्तराखंड के पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को लेकर अपनी बात रखी है। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन निवेश में आतिथ्य क्षेत्र को सबसे अधिक आकर्षित किया गया है जिसमें 2016 से अब तक कुल 4,582.17 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। उक्त जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि उत्तराखंड सरकार में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश लाने की दिशा में हर संभव कोशिश की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन निवेश में आतिथ्य क्षेत्र को सबसे अधिक आकर्षित किया गया है और 2016 से अब तक कुल 4,582.17 करोड़ रुपए का निवेश भी प्राप्त हुआ है। और सोनप्रयाग से 5,850 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है। वहीं शनिवार को 8,250 पुरुषों, 5,541 महिलाओं और 288 नौनिहालों सहित 14,018 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर पर पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। आपको ये भी जानकारी दे दें, अभी तक 2,83,188 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। सभी शैक्षणिक स्थानों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बाद से तीर्थयात्रियों के आवागमन में इजाफा हो सकता है। और यमुनोत्री धाम में यात्रियों के फंसे होने के मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि रास्ता धंसने की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई है, लेकिन अब रास्ते पर काम चल रहा है और छोटी गाड़ियां भी अब भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से तैनात की गई शटल टैक्सी की सहायता से बस के यात्रियों को भी ले जाया जा रहा है। फिलहाल कोई भी यात्री फंसा हुआ नहीं है। और वहीं डीजीपी अशोक कुमार का यह कहना है सभी एसपी और पुलिस के आला अधिकारी उनके टच में हैं, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी अब नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऋषिकेश में भी यात्रियों के फंसने का कोई मामला नहीं है। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए ऋषिकेश में पुराने बस स्टैंड पर पर्यटन विभाग के काउंटर के जरिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। देखिए, एक दिन के लिए 1.5 दिन के लिए यमुनोत्री में जो है रास्ता बाधित हुआ था और उस कारण से थोड़ी परेशानी आई थी, किंतु रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया था और हमने जो बड़ी बसें जो नहीं जा पा रही थी उनके लिए भी शटल का वो लगवा दी थी टैक्सी। तो मेरे विचार से कोई कहीं किसी को परेशानी नहीं है। मैं पल पल अपने एसपीज के टच में हूँ और यात्रा पूरी तरह से सुव्यवस्थित। और वहीं हरिद्वार के पेंटागन मॉल के कैप्टन बार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आनन फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। 6:30 बजे हमें सूचना मिली थी एमडीटी पे। मैंने भी संज्ञान लिया था। तुरंत हमारी 3 गाड़ियाँ मूवमेंट हो गई थी और लगभग 1 घंटे में काबू कर दिया गया। उनका आकलन इनके सीए के द्वारा जो दिया जाएगा उसको देखते हुए बाद में उसका आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। इनका डीवीआर जो अंदर लगे थे सीसीटीवी कैमरा उसको मैंने ले लिया है। और प्रदेश में शिक्षा सत्र 2022 और 2023 के तहत सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 जून से 5 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इस बात की घोषणा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से एक आदेश जारी कर कहा गया है। उन्होंने कहा कि हर साल गर्मियों की छुट्टियां 25 मई से पड़ती हैं और 1 जुलाई को स्कूल खुलते हैं, लेकिन इस बार अवकाश 1 जून से घोषित किया गया है। जारी किए गए आदेश में उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के तहत
31 मई को कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं की ओर से तंबाकू निषेध संबंधी शपथ ली जानी है। इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 5 जुलाई तक रहेगा। देखिए 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार उसको पूरे भारतवर्ष में बृहद स्तर पर आयोजन उसका किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सारे जो हमारे विद्यालय उनको खोलने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चों को उस चीज़ के प्रति जागरूक किया जा सके कि जो हमारा तंबाकू उसका सेवन न करें, उसके संबंध में शपथ भी दिलाई जाएगी। उसी के दृष्टिगत इसको खुले रखने का निर्णय लिया गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।